नमस्कार, मैं नमिता अनुराग एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कही अनकही लेकर। आज की कहानी का नाम है सौतेलापन। एक बड़ा तूफान आकर गुजर गया था। वे अभी भी ड्राइंग रूम में ही उसी तरह बैठी थी, अवश निरुपाय। हृदय अभी भी ताजे मिले आघात के सदमे से उबर नहीं पा रहा था। दरवाजा खोलकर संकेत जा चुका था। अम्मी भी उसके पीछे उठ गई थी। 2 पल तक क्रोधावेश में उन्हें घूरकर वो भी तेजी से चली गई थी। गुस्से में उसका स्टोल भी वहीं सोफे पर पड़ा रह गया था। अपने पीछे दरवाजा इतनी जोर से बंद कर गई थी, भड़ाक की जोरदार ध्वनि से वे चौंक कर हिल सी गई थी। स्मृतियों की नैया विगत के सागर में गोते लगाने लगी थी। नन्ही अमीशा का सर अपने कंधे से लगाए उसे थपकाते सुलाते वे धीरे धीरे गुनगुना रही हैं। नन्ही कली सोने चली हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला। उनके प्रथम विवाह को वर्ष भर भी नहीं हुआ था जब उनके पति उन्हें छोड़कर परलोकवासी हो गए थे। आश्विन सुचित्रा के मौसेरे भाई के मित्र थे। उनकी पत्नी भी बीमारी के कारण 2 वर्ष की अमीशा को छोड़कर चल बसी थी। घर वालों ने सोच समझकर दोनों के विवाह का निर्णय लिया था। घर वर परिवार सब कुछ बहुत अच्छा और देखा भाला था, पर सुचित्रा की शर्त थी कि पहले वे अमीशा से मिलेंगी। अगर उसने उन्हें अपना लिया तभी वे आश्विन से शादी के लिए हाँ करेंगी। वे अमीशा से मिली थी। कुछ दिन गुड़िया और खेल खिलौने खेलने के बाद ही शुरू हो गया था दोनों की दोस्ती का दौर। 2 वर्ष की नन्ही अमीशा के साथ पर्दे के पीछे से झांकने में, छुपन छुपाई खेलने में, उसके साथ चिड़िया वाली रोटी खाने में, सीढ़ी कूदने में 24 वर्ष की सुचित्रा को भी आनंद आने लगा था। ऐसा लगता था दोनों ही एक दूसरे के सहारे अपने जीवन में आई कमी को पूरा कर रही हैं। अम्मी थक जाती तो उन्हीं की गोद में चिपक कर सो जाती। वो भी धीरे से उसे बिस्तर पर सुलाकर ठीक से कंबल से ढक कर ही घर जाती थी। अम्मी के डैडी आश्विन से तो जब कभी ऑफिस से वापस आते समय आमना सामना हो भी जाता तो अभिवादन या इक्का दुक्का औपचारिक संवाद ही होते थे बस। बाकी समय अम्मी की दादी और चाची जो उसकी देखभाल के लिए आई हुई थी अम्मी को संभालती थी। नन्ही अमीशा के संग मातृत्व की निश्चल डोर में बंधने के पश्चात ही सुचित्रा आश्विन के संग परिणय की डोर से बंधी थी। आश्विन काफी सुलझे हुए थे, सबका पूरा ध्यान रखते थे। उनकी उस एलीट सोसाइटी के लोगों ने भी सुचित्रा को बड़े प्यार से अपनाया था। कभी भी उन्हें सेकेंड वाइफ या सौतेली माँ कहकर उनका परिचय नहीं करवाया गया था। उधर अम्मी के संग उनकी निकटता गहरी होती जा रही थी। डैडी से छुपकर कभी दोनों संग में बच्चों की मूवी देखते, कभी मैगी खाते, कभी यूं ही मटर गश्ती करने बाहर निकल जाते। डैडी से तो अम्मी के कई सीक्रेट्स थे। खुश थी सुचित्रा कि उनके और अम्मी के बीच की बॉन्डिंग अम्मी और उसके पापा के बीच की बॉन्डिंग से अधिक ठोस, अधिक सहज एवं भरोसे के काबिल थी। अम्मी को अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर जाने के लिए मनाने में भी आश्विन को सुचित्रा का ही सहारा लेना पड़ता था, और वो भी इसी शर्त पर मानती थी कि मम्मी भी साथ में चलेंगी। माँ बेटी की यह जोड़ी नायाब थी। मम्मी की सिखाई हर बात का नन्ही अम्मी तत्परता से अक्षरशः पालन करती थी। अम्मी बेटा, खाने के बाद अपने जूठे बर्तन खुद रसोई में पहुंचाने चाहिए। और अम्मी अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी प्लेट उठाकर रसोई में जाकर सिंक में रखाती थी। अम्मी बेबी, अच्छे बच्चे अपना काम खुद करते हैं ना। और नन्ही अम्मी अपने जूते उठाकर जगह पर रखाती थी। अम्मी को तो यह पता ही नहीं था कि उसकी मम्मी ने उसे जन्म नहीं दिया है, या सगी माँ, सौतेली माँ, स्टेप मॉम, स्टेप सिस, स्टेप ब्रो और रियल फादर जैसे भी कुछ टर्म्स होते हैं। वैसे भी सुचित्रा सौतेली थी ही कहाँ। वे तो विवाह पूर्व ही अम्मी की सगी माँ बन चुकी थी। उनके संग संग आश्विन का भी यही सोचना था कि समय आने पर वे लोग स्वयं अम्मी को यह बात अपने तरीके से बताएंगे।
पर अपना सोचा होता कब है। माँ बेटी का ये प्यार लोगों के दिलों में खलबली मचाने लगा था। अभिजात्य कही जाने वाली वो सहेलियां उनके कान के पास आ फुसफुसाकर अपने कठोर सवालों से घात लगा ही जाती थी। तो अभी आयशा को बिल्कुल भी याद नहीं करती, या ओ बॉब कट। आयशा तो कहती थी मैं अपनी बेटी के बाल कभी नहीं कटवाऊंगी, खूब लंबी चोटियां होंगी उसकी। उन सहेलियों का स्वर इतना तीव्र तो होता ही था कि समीप खड़ी किशोरी अमीशा को सुनाई दे जाए। उसका म्लान मुख देख वे बेतरह दुखी हो जाती थी, पर तब तक अमी के सुकोमल हृदय पर उसकी शुभ चिंतक आंटियों के शब्द वज्र प्रहार कर चुके होते थे। इसके बाद जब सुमीशा जीवन में आई तब तो सवालों में सौतेलेपन के दंश और अधिक पैने हो उठे थे। अच्छा, तो ये आपकी बेटी है? वो उन्हें सही करती, जी ये मेरी छोटी बेटी है। पर फिर भी यदि अमी वहां होती तो वे संकोच से गड़ जाती, जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो। जो अमी उनकी हर बात आंख मूंद कर मानती थी, धीरे धीरे वो ही उनकी कही हर बात को काटने लगी थी, उसका उल्टा करने लगी थी, या बाहर वालों के सामने कोई ना कोई नाटक करने लगी थी। थक कर, दुखी होकर अश्विन के समझाने पर उन्होंने उसके हाल पर छोड़ दिया था। वर्ष बीतते रहे। सभ्य और उच्च शिक्षा प्राप्त अमी और उसकी मां के बीच सौतेली शब्द कभी नहीं आया था। बाहर वालों के लिए वे सगी से भी बढ़कर सगी थी, परंतु अदृश्य ढीठ सौतेलापन अपने संपूर्ण अस्तित्व के संग ढिठाई से उनके बीच पैर पसारे ही रहता था। सुचित्रा अक्सर निर्णय नहीं ले पाती थी कि अमी को समझाएं तो कैसे, रोकें तो सौतेली माँ और ना रोकें तो अगर सगी माँ होती तो क्या बेटी को ऐसे छोड़ देती? न जाने ये सौतेलेपन का दंश उन्हें कब तक डसता रहेगा। क्या करे ऐसी परिस्थितियों में एक सौतेली माँ? डांटे तो सौतेली और न डांटे तो और भी अधिक सौतेली। परंतु फिर भी सुचित्रा खुश थी कि दोनों बहनों के प्यार को इस सौतेलेपन के दंश नहीं भेद पाए थे। जहां अमी सुमी की ड्रेसेस, उसकी पढ़ाई, उसके डिबेट कॉम्पिटिशन्स, उसके क्लास फेलोज सब पर पूरा कंट्रोल रखती थी, वहीं सुमी भी दीदी की राय के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती थी। अमी अब जीवन के 25वें वसंत में प्रवेश कर रही थी। उसने अपने पापा को संगीत के विषय में बताया था। अश्विन ने सब कुछ सुचित्रा के ऊपर छोड़ दिया था। तुम ही देखभाल लो भाई, फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब ये एक नई अग्नि परीक्षा थी उनके लिए, पर वे जी जान से इस यज्ञ को पूर्ण करने में जुट गई थी। संकेत के घर परिवार के बारे में सुचित्रा ने ही जांच पड़ताल करवाई थी। उसे उसके घर वालों के साथ घर भी बुलाया था। सुलझे हुए लोग लगे थे। सबकी अभिलाषा यही थी कि शीघ्र ही विवाह कर दिया जाए। बस पूरे उत्साह से तैयारी में जुटकर सुचित्रा ने अपने कलेजे के टुकड़े को विदा कर दिया था। विवाह को लगभग 4 महीने होने को आए थे, पर जब भी अमी और संकेत घर आते वे उनके बीच के खिंचाव को अक्सर अनुभव करती थी। धीरे से अमी को समझाने की कोशिश भी करती थी, पर व्यर्थ। परंतु फिर भी वे प्रसन्न थीं कि दोनों बच्चे अपनी गृहस्थी के नैया को मिलकर पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक वे विगत से निकल वर्तमान में आ टिकी। अभी जो कुछ हुआ वो था क्या, वे समझ ही नहीं पा रही थी। कितनी छोटी सी बात पर दोनों कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे थे। संकेत के बोल रह रहकर उनके कानों में गूंज रहे थे। मम्मी, अगर मुझे जरा भी पता होता कि ये मैडम इतनी ज्यादा केयरलेस हैं कि अपना काम भी नहीं संभाल सकती हैं, तो मैं जरूर एक सेकंड थॉट देता। मैंने तो आपको देखकर यही समझा था कि जैसी आप हैं वैसी ही सुघड़ सलीके वाली ये भी होंगी। आपने इसे कुछ भी नहीं सिखाया। मैं घर आता हूँ तो ड्राइंग रूम में बीचों बीच फैले हुए इनके सैंडल्स, बेडरूम में फैले इनके कपड़े, सब कुछ ऑफिस से आने के बाद मुझे ही उठाने होते हैं। अब ये छोटे छोटे काम तो मेड के बजाय खुद ही करनी चाहिए ना। प्रत्युत्तर में जो कुछ उन्होंने अमी की आवाज में सुना, उन्हें लगा कि यह धरती फट जाए
और वे उसी में समा जाएं। अम्मी कह रही थी, बहुत अच्छी है मम्मी, पर वो हमेशा सिर्फ सुमी की ही मम्मी बनी रही। वो गलत करती थी तो उसे डांट पड़ती थी, पर जब मैं गलती करती थी तो मुझे नहीं डांटा जाता था। आखिर एक बिन माँ की बच्ची से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये सब सुघड़ता सलीका क्या एक पापा सिखा सकते हैं? ये तो एक माँ का ही काम होता है ना, एक सगी माँ का। नहीं था मेरे भाग्य में ये सब सीखना। नाउ यू हैव टू बेयर विद इट। उसके स्वर के कसालेपन ने उनकी आंखों को विवशता के आंसुओं से भिगो दिया था। उनकी किस भूल ने अम्मी को इस कदर आक्रामक और नेगेटिव बना दिया था? और तो और उसकी प्यारी छोटी सुमी पर भी आज सौतेलेपन के शिकंजे कस दिए गए थे। उसका क्या अपराध था? मेम साहब, खाना लगा दो? सावित्री पूछ रही थी। एक भी निवाला हलक में उतारने की स्थिति थी क्या उनकी? उन्होंने उसे मना कर दिया, नहीं मुझे भूख नहीं है, बस एक कप चाय बना दो और सुमी का खाना रखकर बाकी तुम लेती जाओ। चाय पीते पीते विचारों का प्रवाह फिर अपनी रॉ में बहने लगा था। हाँ, दोनों बेटियों में भेदभाव तो अवश्य किया था उन्होंने। सगी और सौतेली की तुलना में उन्होंने हमेशा सगी को ही सौतेली से नीचे रखा था। यही अपराध था सुमी का कि उसने उन्हीं की कोख से जन्म लिया था। बस इसी डर के चलते कि कहीं वो सगी के सामने सौतेली के साथ अन्याय न कर बैठे, सुचित्रा सदा सगी के संग ही अन्याय करती रही। सुमी, डाइनिंग टेबल सेट करो। सुमी, सबको चाय सर्व करो बेटे। पापा का सिर दबा दो। बेटा, फ्रिज में पानी की बॉटल्स भरकर लगा दो। क्या मम्मी, हर काम मुझसे ही करवाती हैं, दीदी से कुछ नहीं कहती। सुमी ठुनक जाती। दीदी अभी थक कर आई है ना बेटा, तुम ही कर दो। घर के कामों में बराबरी नहीं होती बेटे। हालांकि दोनों बहनों में आपसी प्यार की कहीं कोई कमी नहीं थी। किन्हीं भी सगी बहनों की तरह वे आपस में लड़ती झगड़ती प्यार करती थी और मुसीबत के समय एक हो जाती थी। पर आज उस पर भी सौतेली का ठप्पा लग गया था। सुमी कॉलेज से आई, ड्राइंग रूम में अम्मी का स्टॉल पड़ा देख चहकी थी। दीदी आई है, कहाँ है? चली गई है, उन्होंने थके से स्वर में उत्तर दिया। अरे, उसने मुझे बताया नहीं कि उसे आज आना था। तभी अश्विन का फोन आया। बोले, अभी रोहिणी भाभी जी का फोन आया था, वो लोग मिलने आना चाह रहे हैं। कैसे, कुछ बात हुई क्या? जी धड़क गया था सुचित्रा जी का। भाई, मुझे तो पता नहीं, पर मैंने कह दिया आपका घर है, बिल्कुल आइए और खाना भी हमारे साथ ही खाइएगा। तुम सब इंतजाम वगैरह देख लेना। उन्हें अम्मी पर बेतरह क्रोध आ रहा था। तो बात अब सास ससुर तक पहुंच गई है। ये लड़की जरा सा भी धीरज नहीं रख सकती। जल्दी से उठकर उन्होंने उन लोगों के संग भेजने के लिए मेवे मिठाई मंगवाने के लिए राम सिंह को बाजार भेजा। सावित्री को खाने का समझाकर सुमी को ड्राइंग रूम की हालत सुधारने को कहा। खुद उन्हें तो पूरे घर की ही व्यवस्था देखनी थी। गृह कार्य में दक्ष हाथ तेजी से अपना काम करे जा रहे थे, पर मस्तिष्क में बुरी तरह उथल पुथल मची हुई थी कि जब इतने लोगों के सामने उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाएगा तब वे क्या कहेंगी? क्या बता देंगी सबको कि अम्मी नहीं मानती थी उनका कहना? पर ये तो अपनी ही बेटी को उसके ससुराल में नीचा दिखाना हो जाएगा। धिक्कार दिया उनके हृदय ने उन्हें। अश्विन क्या सोचेंगे? क्या वो भी मान लेंगे कि उनकी बिटिया को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई? उसकी सास बोलेंगी कि आपने अमीशा को कुछ सिखाया ही नहीं है, तो वे क्या उत्तर देंगी? मन ही मन ईश्वर की प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मेरी बेटी की शादी को बचाए रखना। थोड़ी देर में ही अश्विन ऑफिस से आ गए। वे लोग आ जाएंगे 8 बजे तक। सब हो गया? हाँ, उन्होंने संक्षिप्त उत्तर दिया। अश्विन चेंज करके ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए थे। थोड़ी देर में ही मेहमानों की आवाजें भी आने लगी थी, पर उनकी मनःस्थिति अभी भी ठीक नहीं थी। वे वैसे ही बैठी रहीं। तभी अश्विन ने आकर कमरे की लाइट जलाई। अरे, तुम यहाँ अंधेरे में बैठी हो? आखिर हुआ क्या है? भाभी जी 2 बार पूछ चुकी हैं तुम्हें, और ये क्या शक्ल बना रखी है?
हालत ठीक करके जल्दी बाहर आओ। अब मैं क्या बात करूं उन लोगों से। अश्विन हवा की तरह आए और बिना उन्हें कुछ बोलने का मौका दिए हवा की ही तरह बाहर निकल गए। वे अनिच्छा से उठी, मुंह हाथ धोकर साड़ी बदल ड्राइंग रूम में घुसी। इस कहानी का पहला भाग यहीं तक। आज सुबह घटी घटना के ऊपर अम्मी के ससुराल वालों का क्या रवैया था, ये हम जानेंगे इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में, जो आपको जल्दी ही सुनने को मिलेगा। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद।